बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको बताते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था और तवक्को ये थी कि ये दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा, आज उसकी हालत क्या हो चुकी है। इस कदर बदतरीन हालत है अंदरूनी सतह पर भी और बैरूनी सतह पर भी कि ना सर छुपाने को कोई जगह है और ना मुंह छुपाने के लिए कोई सिमत नज़र आती है कि किस तरफ आदमी मुंह कर ले। इसकी तफसील बताएंगे आपको। और उसके अलावा भी दो खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं उनमें दो नए नाम कौन कौन से लिस्ट में आ गए हैं जिनकी गिरफ़्तारी के लिए वारंट जारी हो चुके हैं। बहुत मारूफ नाम है दोनों। तो नाज़रीन, आज था एक सेनेट कमेटी का इजलास, सेनेट कमेटी ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। उसमें पूछना तो ये था कि पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भेजे जाने के लिए सरकार ने जो एक अदारा बनाए रखा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन, वो कर क्या रहा है। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक भी था, वो भी बहुत सेंसिटिव है। उसमें जो बलूचिस्तान से सेनेटर हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो बलूचिस्तान में माइंस हैं काने, उनमें जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनके रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर EOBI में होती ही नहीं है, और जिनकी होती है वो होता ही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे 1 साल के लिए भर्ती होते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे पैसे ले लिए जाते हैं जो उनका हिस्सा बनता है, और लेकिन उनका कार्ड नहीं बनाया जाता, और वो अगर आगे किसी माइन पे जाते हैं तो उस कार्ड को कंटिन्यू नहीं किया जाता। इस तरह अरबों रुपया हासिल हो रहा है EOBI को, जो बिल्कुल अनअकाउंट फॉर जा रहा है और कहीं पता नहीं कि वो किस मद में खर्च हो रहा है, कौन खा रहा है और किसकी जेबों में जा रहा है, या किसके जायदादें बन रही हैं मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में। इस पर जब बहुत लेदे हुई और EOBI ने बहुत आइन बाइशाई की कि वहाँ अफ़गानी होते हैं, वहाँ वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हम वहाँ पहुँच नहीं पाते, कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे पाते, तो उनको बताया गया कि सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, उनके अदाद शुमार वो आपको ला देंगे। आपके इंस्पेक्टर वहाँ पे बाकायदा जाते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्टर से चेक वसूल करते हैं और वो गायब हो जाता है। कहाँ जाता है इसकी रिपोर्ट तलब की गई और ये बताया गया कि छोड़ दें बलूचिस्तान को, जो पूरा पाकिस्तान है वहाँ से फैक्ट्री वर्कर्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनसे उन फैक्ट्री ओनर से पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन जो ये लोग जब रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो इनको पेंशनें नहीं दी जाती। नाज़रीन, हालत कुछ यूँ है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं, जो रजिस्टर्ड भी हैं, जिनको शऊर भी है, जो इन इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको मालूम है कि उन्हें पैसे लेने हैं, वो जब दफ्तर जाते हैं EOBI के, तो हालत यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के बाद रिसेप्शन पे उनको बताया जाता है कि आपको 6 माह बाद जवाब मिलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं या नहीं। जैसे सुई गैस का कनेक्शन लेने जाएं तो उसको 6 माह या साल बाद जवाब मिलता है कि हाँ जी डिमांड नोट जमा करा दें या ना करें। और वजह क्या है? वजह सिर्फ ये कोशिश मैं इनको क्या मेरे मुँह से निकलने लगा था कुछ, ये सरकार है, हुकूमत पाकिस्तान है, जिसका काम सीनियर सिटीजन्स को फैसिलिटेट करना होना चाहिए, लेकिन इनकी कोशिश ये होती है कि ये लोग 2-3 साल चक्कर लगा लगा के तभी मौत खुद ही मर जाएँ और इनको पैसे ना देना पड़े। खरबों रुपए का बजट है EOBI का जो ये वसूल कर रही है। ये वो पैसा है जो सारी ज़िंदगी एक मुलाजिम अपनी तनख्वाह के एक हिस्से के तौर पर इनको जमा कराता रहता है और एक हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान देती है, और ये एक पेंशन बनती है उसकी जो कि बहुत आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। शायद 15,000 है, ये शायद 10,000 जो उसको मिलनी होती है, और वो भी नहीं देते और उसको जलील कर करके ही मार देते हैं। ये नाज़रीन बहुत लेदे हुई उस पर रिपोर्ट तलब की गई है। सेनेटर्स ने कहा है कि आप अगली समात पर आएँ और अपने अदाद शुमार भी लेके आएँ, और हम सेनेटर्स भी मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ के अदाद शुमार लेके आएंगे कि किस फैक्ट्री के कितने वर्कर हैं और उनकी कितनी रकम आपको जारी है, और आप भी अपने अदाद शुमार लाएँ, उसको टैली करके आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है इस EOBI में। EOBI का किस्सा ख़त्म हुआ तो नाज़रीन शुरू हो गया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का। महमूद खान काकड़ ने कहा कि
जापान ने नौकरियां अनाउंस की थी, ग़ालिबन 3 या 4 लाख लोग उसको दरकार थे। और इंडिया ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने अपनी मैन पावर भेजी। किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने 90,000। पाकिस्तान से कितने गए? 200। ये हालत है इस मुल्क के पाकिस्तान की, जहाँ बेरोज़गारी का वो बुरा आलम है कि जहाँ रोज़गार के मौक़े तलाश करने चाहिए, वहाँ रोज़गार के मौक़े दस्तयाब भी हैं। तो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या करती? अनाउंस नहीं करती जॉब्स। और कहा हमारी एक वेब पोर्टल है, हम उस पर अनाउंस कर देते हैं, उसमें करप्शन का चांस तो नहीं है, लेकिन ये डीलर्स का काम है, ये फलाना है और ये ढींगना है। और उन्होंने कहा कि जी जापान में लैंग्वेज का भी बैरियर है और लैंग्वेज सीखनी पड़ती है उनको। कहा भाई नेपाल जैसे मुल्क ने अपने 90,000 लोगों को जापानीज़ सिखा दी, इंडिया ने सिखा दी। फिर एक बहुत दिलचस्प जुमला भी कहा गया, उस सेनेटर ने कहा कि खैर इंडिया की तो हम क्या बात करें, इंडिया ने तो चाँद पे कदम रख दिया और हम रोज़ एक नया चाँद चढ़ा रहे होते हैं। शुक्र है कि सेनेटर्स को और हुकूमती सतह पर भी लोगों को अभी एहसास हुआ कि इंडिया तरक्की में इतना आगे जा रहा है कि वो चाँद पर पहुंच गया और हम यहाँ रोज़ाना एक नया चाँद चढ़ाते फिर रहे हैं। हमारी हालत ये हो गई है कि उसने बताया फिर सेक्रेटरी ओवरसीज़ ने कि हमारी हालत तो अब ये हो गई है कि लोग उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हैं। ये इस कदर खौफनाक और हवलनाक इंकशाफ नाज़रीन के, इस पर जिस कदर हमें वहाँ शर्म आई, शायद आपको भी सुन के आए, कि सऊदी अरब में वहाँ जाकर ये सारे के सारे पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। और सऊदी हुकूमत कहती है हमारे हुकूमत से कि आप लोग इनका कोई बंदोबस्त करो। हम सऊदी अरब में जिस फ़कीर को पकड़ते हैं वो पाकिस्तानी निकलता है। और ये लोग ईरान इराक़ ज़ियारतों पे जाते हैं और भीख मांगने के लिए जाते हैं, और ये ज़ियारत के दौरे के और उम्रे के वीज़े पर जाते हैं। और ये इन मुल्कों में भीख मांग के पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह तो रोशन और कर रहे हैं और चमका रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि भाई इनका वापस आना बंद करो, इनको चेक करो, हमारी जेलें भर गई हैं, हम क्या करें, इनको कहाँ घुसाएं, किन जेलों में डालें। डिपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कोई है यही नहीं। जो मज़ीद खौफनाक और शर्मनाक इंकशाफ है वो ये कि वो हरम पाक जहाँ लोग उम्रा करते हैं, और ये लोग भी उम्रा वीज़े पे जाते हैं, वहाँ जाके ये हाजियों की जमा करते हैं। इस मुल्क को जिसने इस्लाम का किला बनना था वो उस हाल को पहुंचा दिया गया है सिक्योरिटी के नाम पे, दिफा के नाम पे, नफ़रतों के नाम पे पड़ोसियों से, कि ना यहाँ स्किल है, ना यहाँ रोज़गार है, ना यहाँ कारोबार है। और लोगों की अब यह हालत हो गई है कि उम्रे के वीज़े पे जाके सऊदी अरब में भीख मांग रहे हैं और जेबें काट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस मुल्क को, इस मुल्क के ताले आज़माओं को, और उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क के किसी अदारे को पनपने नहीं दिया, यहाँ शऊर बेदार नहीं होने दिया, यहाँ लोगों को इल्म हासिल नहीं करने दिया गया। जिन लोगों ने इल्म हासिल करने और शऊर हासिल करने की कोशिश की उनके रास्ते रोके गए। जिन लोगों ने यहाँ इल्म और शऊर फैलाने की कोशिश की उनके रास्ते रोके गए। और इस मुल्क में पाले गए तो कौन? मदरसों में तालिबान, दहशतगर्द, खुदकश बमबार। शर्म आती है, शर्म आती है। पहले तो सोच सिर्फ ये थी कि इस मुल्क से ज़िंदा भाग, और यही सोच दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ मर जाना भी जो है इस कदर ख़तरनाक है कि कोई पता नहीं है कि कल को सरकार मुर्दे निकाल के उनके कफन भी ना बेचना शुरू कर दे, जो इस मुल्क में हालत हुई है लोगों की भी और हुकूमत की भी। नाज़रीन, मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं जज्बाती हो गई हूँ। ये बात ही ऐसी और सीन ही ऐसा खौफनाक है कि मैं अपनी वॉल्यूम पर भी कंट्रोल नहीं रख पाया। बहरहाल दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इस भंवर से निकाले, इनके चुंगलों से निकाले जिनके पेट भरने में नहीं आ रहे, जिनके जजीरों पे जजीरे बन रहे हैं, जिनके पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजीज़ पे पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजीज़ बन रही हैं, जिनके महल बन रहे हैं बैरून ममालिक में, जिनके कारोबार फल फूल रहे हैं, जिनकी औलादें फल फूल रही हैं, लेकिन उन्होंने अवाम को भिखारी बना के रख दिया, चोर बना के रख दिया और फाकों से ख़ुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। और यह अवाम अब भी अगर अपनी हालत बदलने के लिए खड़ी नहीं होती तो शायद इससे भी बदतर हालत की जाए इसकी, इसी काबिल है। अगली खबर यह है कि धरना, फैज़ाबाद धरना केस मुकर्रर हुआ जिसकी समाअत है
कल 28 को। और लेकिन ये वो केस है जिसमें TLP ने फैज़ाबाद पर धरना दिया था और रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। इतने कम से कम मेरा ख्याल है 7 या 10 दिन तक ये ब्लॉक रहे। इस दौरान ना किसी को स्कूल जाने दिया गया, ना हॉस्पिटल्स पहुंचने दिया गया, लोग एम्बुलेंसेज में मरे। इसका नोटिस लिया गया। सो मोटो नोटिस नंबर 7 ऑफ 2017 था, जिसकी समाअत की जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस के दौरान बहुत खौफनाक रिमार्क्स दिए थे एजेंसीज की कारकर्दगी पर, और जो अपने फैसले में ये लिखा कि ये मामला तो एक था कि इलेक्शन का जो फॉर्म है, इलेक्शन कमीशन का कैंडिडेट का जो फॉर्म है, उस पर जो ये एक कॉलम में ये लिखा होता है कि मैं कसम खाता हूँ, हल्फन कहता हूँ कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखता हूँ। उस आई स्वेयर को लफ्ज़ आई बिलीव से तब्दील किया गया था, जिस पर ये तमाम हंगामा रही हुई। लेकिन वो फिर एक अमेंडमेंट ला कर उसको तब्दील भी कर दिया गया था, मगर ये मामला हल होने में नहीं आ रहा था। हालत ये हो गई थी कि पुलिस भी नाकाम थी और लोग भी मर रहे थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये हुक्म दिया था कि तहकीकात की जाए कि ये कौन लोग थे, कैसे आके बैठे, इनको ला कर बिठाने वाला कौन था, इनको फ़ंड करने वाला कौन था, इनको खुराक कौन फराहम कर रहा था, हमारी एजेंसीज़ के को इस बारे में इल्म क्यों नहीं है कि ये कौन लोग हैं और इनकी फ़ंडिंग कहाँ से हो रही है, हमारी एजेंसीज़ कर क्या रही हैं। उन्होंने अदालत ने एजेंसीज़ के बारे में भी स्ट्रिक्चर्स पास किए थे, जिस पर बाद में फिर नज़र षानी और रिपोर्ट तलब की थी। नज़र षानी की दरख्वास्तें दायर हुई। नज़र षानी की वो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी कल के लिए, लेकिन IB ने भी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है और एक और फ़रीक ने भी नज़र षानी की अपनी दरख्वास्त वापस ली है। लेकिन देखते हैं कि कल इस केस को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे आगे बढ़ाते हैं। दरख्वास्तें वापस लिए जाने की बिना पर ये केस निपटा दिया जाता है और इस पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाता है, क्योंकि वो फिर दायरा फाइनल हो जाएगा वो फैसला, या समाअत आगे बढ़ती है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस पर कोई मज़ीद हुक्म सादिर फरमाते हैं। जो भी सूरत हाल हुई नाज़रीन, उससे आपको आगाह करेंगे। अगली ख़बर यह है कि 2 मारूफ सहाफ़ी जो अपने तई बड़ा जहाद कर रहे हैं और यहाँ से जहाद करते करते बैरून मुल्क रवाना हो गए और वहाँ बैठ कर जहाद कर रहे थे, उन अदालत ने उन्हें हुक्म दिया है कि उन्हें गद्दारी मुल्क से बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में जो मुकदमा दर्ज है उसमें गिरफ़्तार किया जाए। उन दोनों के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गई हैं और वो हैं, एक तो मारूफ नाम है, एयरवाई से बहुत मुताल्लुक़ रहे हैं, एयरवाई के ब्यूरो चीफ रहे हैं और ARY से फ़ारिग किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप और फॉलोइंग थी। वो टॉप 8 में उनका चैनल आता है। जनाब साबिर शाकिर साहब और दूसरे नंबर पे हैं जनाब मोहित पीरज़ादा साहब। इन दोनों के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों चूँकि पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए फ़ौरी गिरफ़्तारी का कोई इम्कान नहीं है। और बैरून मुल्क गिरफ़्तारी के लिए ज़ाहिर है फिर एक अलग प्रोसीजर है, देखते हैं कि वो हुकूमत अडॉप्ट करती है या नहीं, और या वो बाहर होने की वजह से अपनी गिरफ़्तारी से महफूज रहते हैं। जो भी सूरत हाल हुई नाज़रीन, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे फैज़ाबाद धरना केस की मज़ीद तफ़सीलात लेकर। तब तक के लिए इजाज़त जी। और अगले जो सेनेट कमेटी का इजलास है उसमें जो EOBI की रिपोर्ट आएगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। मैं बल्कि कोशिश करूँगा कि EOBI ऑफिस जाकर भी इस हवाले से जो प्राइवेट मुलाजमीन है, गरीब मजदूर तबका है, मेहनत कश तबका है और उसके खून पसीने की कमाई में से जो पैसे खाए जा रहे हैं, उस पर एक तफसीली रिपोर्ट की जाए। नाज़रीन, अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। राशिद हबीब को देखते रहिए। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।